क्या आपने कभी सोचा है कि मुंबई के उस दौर में जब हाजी मस्तान और वरदराजन जैसे खूंखार डॉन पूरे शहर पर राज करते थे, उसी वक्त एक औरत ने कैसे अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक धंधे पर अपना एक छत्रराज कायम किया? साल 1960 का दशक, मुंबई की कामाठीपुरा की गलियां, जहां रात और दिन का कोई फर्क नहीं था, जहां कानून की बजाय खौफ चलता था। और इन्हीं अंधेरी गलियों में एक औरत का ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जिसके आगे बड़े बड़े गैंगस्टर भी सिर झुकाते थे। उस औरत का नाम था जेनाबाई दारूवाली। ये कहानी है उस औरत की जिसने सिर्फ अपने दम पर मुंबई के सबसे खतरनाक इलाके में अपना साम्राज्य बनाया, जो पुलिस को अपनी जेब में रखती थी, जिसके इशारे पर पूरी कामाठीपुरा थम जाती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक डॉन की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने एक मासूम लड़की को खूंखार अपराधी बना दिया। आइए जानते हैं जेनाबाई दारूवाली की पूरी असली कहानी। साल 1935, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं था। इसी गांव में एक परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम रखा गया जीना। जीना के पिता एक मजदूर थे। पूरे दिन खेतों में काम करके शाम को थक कर घर आते। माँ घर संभालती और जैसे तैसे परिवार चलता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीना जब सिर्फ 7 साल की थी तब उसके पिता की अचानक मौत हो गई। घर का इकलौता कमाने वाला चला गया। माँ के पास ना कोई काम था, ना कोई सहारा। भूख और गरीबी ने उन्हें इतना घेर लिया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो छोटी जीना को लेकर मुंबई आ गई। मुंबई उस जमाने में सपनों का शहर माना जाता था। लोगों को लगता था यहां आकर किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जीना की मां को नहीं पता था कि यह शहर सपने नहीं बल्कि दुस्वप्न देने वाला है। मुंबई पहुंचकर जेना की मां को कामाठीपुरा इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में जगह मिली। कामाठीपुरा, ये नाम सुनते ही पूरे मुंबई में लोगों के चेहरे बदल जाते थे। ये इलाका देह व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा था। अंग्रेजों के जमाने से ही यहाँ ये धंधा चलता आ रहा था। संकरी गलियां, टूटे फूटे मकान, हर तरफ अंधेरा और बदबू। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यहाँ की हर औरत को एक ही पेशे में धकेल दिया जाता था। जेना की माँ ने शुरुआत में छोटे मोटे काम किए, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, लेकिन पैसे इतने कम मिलते थे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। जेना की माँ पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। और फिर एक दिन वो आया जब उन्हें मजबूरी में देह व्यापार में उतरना पड़ा। छोटी जेना ये सब देख रही थी। उसकी माँ रात रात भर काम करती, सुबह थकी हारी वापस आती, आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द। जेना समझ नहीं पाती थी कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात उसे साफ दिखती थी, यहाँ सिर्फ पैसे की ताकत चलती है। जिसके पास पैसा है वो राजा है और जिसके पास नहीं है वो गुलाम। जेना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 14-15 साल की उम्र आते आते उसकी माँ की सेहत बिगड़ने लगी। टीबी की बीमारी ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। एक रात जब जेना की माँ खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ी तो जेना उन्हें गोद में लेकर रोने लगी। माँ ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, इस जगह से भाग जा। यहाँ रहेगी तो तेरी किस्मत भी मेरी जैसी होगी। इस धंधे में मत पड़ना। और इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जेना अकेली रह गई, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्तेदार। 15 साल की एक मासूम लड़की कामाठीपुरा की उन खूंखार गलियों में अकेली खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा, लेकिन उसके मन में एक बात बिल्कुल साफ थी, वो अपनी माँ की तरह नहीं मरेगी। वो इस सिस्टम की गुलाम नहीं बनेगी। अगर यहाँ रहना है तो मालकिन बनकर रहेगी। माँ की मौत के बाद जेना पर कर्जदारों का दबाव बढ़ने लगा। एक दिन एक बूढ़ा साहूकार उसकी झोंपड़ी में घुस आया। उसने जेना को धमकाया, तेरी माँ का कर्जा अभी बाकी है, या तो पैसे चुका दे या फिर हमारे लिए काम कर। जेना को पता था कि यहाँ काम का मतलब क्या है। उसके पास न पैसा था न कोई रास्ता, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उस रात जेना कामाठीपुरा की सबसे खतरनाक औरत जुबैदा बी के पास गई। जुबैदा बी उस इलाके की सबसे बड़ी दलाल थी। वो देह व्यापार चलाती थी और पूरे इलाके में उसका खौफ था। जेना ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे इस धंधे में नहीं जाना, लेकिन मैं आपके लिए काम करूंगी। मैं लड़कियां लाऊंगी, ग्राहक लाऊंगी, पैसा कमा कर दूंगी। बस मुझे इस काम से बचा लीजिए। जुबैदा बी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक ठंडी हंसी हंसी और बोली, ठीक है, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो तेरी लाश इसी गली में मिलेगी। और इस तरह जेना ने कामाठीपुरा के उस गंदे सिस्टम में अपना पहला कदम रखा, लेकिन वो शिकार के तौर पर नहीं बल्कि शिकारी के तौर पर।
जीना बहुत तेज और समझदार थी। उसने देखा कि कामाठीपुरा में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले वो लोग होते हैं जो बीच में खड़े रहते हैं, लड़कियों को लाते हैं, ग्राहकों को सेट करते हैं, पुलिस को खुश रखते हैं और सबसे ऊपर का कमीशन खाते हैं। उसने यही काम शुरू किया। गांव से भागी हुई लड़कियां जो काम की तलाश में मुंबई आती थीं, जेना उन्हें बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मिलती, उनसे बहुत प्यार से बात करती, उन्हें रहने की जगह देती, खाना खिलाती और फिर धीरे धीरे उन्हें इस धंधे में धकेल देती। शुरुआत में जेना को खुद पर घिन आती थी, लेकिन कामाठीपुरा में रहकर अगर जिंदा रहना है तो दिल को पत्थर बनाना पड़ता है, और जेना ने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। धीरे धीरे जेना की पहचान बनने लगी। वो सिर्फ लड़कियां नहीं लाती थी, बल्कि अमीर ग्राहकों को भी लाती थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारी अफसर, यहां तक कि पुलिस के लोग भी। जेना समझ गई थी कि असली खेल कनेक्शन का है। उसने पुलिस इंस्पेक्टरों को हफ्ता देना शुरू किया, उन्हें खास ग्राहकों से मिलवाती और बदले में उसे पूरी सुरक्षा मिलती। लेकिन जेना की असली तरक्की तब शुरू हुई जब उसने एक नया धंधा शुरू किया, अवैध शराब यानी देसी दारू। 1950 के दशक में मुंबई में शराब पर बैन था, लेकिन लोगों की तलब तो खत्म नहीं हो सकती थी। इसी मौके को देखकर जेना ने अपनी झोपड़ी में छुपकर देसी दारू बनाना शुरू किया। पहले छोटे स्तर पर, फिर धीरे धीरे धंधा बढ़ता गया। कामाठीपुरा के सभी कोठों में, होटलों में, ठेकों में जेना की दारू सप्लाई होने लगी। उसकी दारू इतनी मशहूर हो गई कि लोग उसे जेना बाई दारू वाली कहने लगे और ये नाम उसकी पहचान बन गया। 1960 आते आते जेना बाई सिर्फ एक दलाल नहीं रह गई थी, वो कामाठीपुरा की सबसे बड़ी शराब माफिया बन चुकी थी। उसके पास 15 से 20 भट्टियां थीं जहां रात रात भर शराब बनती थी। उसके पास 50 से ज्यादा लोग काम करते थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके पास इतना पैसा था कि वो किसी की गुलाम नहीं थी, अब वो खुद मालकिन थी। लेकिन इस ताकत के साथ दुश्मन भी बढ़ने लगे। कामाठीपुरा में कई और गैंग थे, पठान गैंग, मराठा गैंग और तमिल गैंग। सब की नजर जेनाबाई के धंधे पर थी। एक दिन पठान गैंग के 3 गुंडे जेनाबाई की भट्टी में घुस आए। उन्होंने धमकी दी, या तो हमें हर हफ्ते आधा मुनाफा दो या फिर ये धंधा बंद करो। जेनाबाई उस वक्त अकेली थी, लेकिन उसने घबराने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, आप बैठिए, पहले एक पैग पी लीजिए, फिर बात करते हैं। गुंडों को लगा कि ये औरत डर गई है। उन्होंने शराब पी और जैसे जैसे वो नशे में धुत होते गए, जेनाबाई ने अपने वफादार लड़कों को बुला लिया। जब वो तीनों गुंडे बेहोश हो गए तो जेनाबाई ने उन्हें इतना पिटवाया कि उनकी हड्डियां तक टूट गईं। फिर उनके बॉस को मैसेज भिजवाया, अगली बार जेनाबाई को छेड़ने की कोशिश की तो लाश भेजूंगी। इस घटना के बाद पूरे कामाठीपुरा में जेनाबाई का खौफ फैल गया। अब कोई भी गैंग उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। जेनाबाई सिर्फ डर से नहीं चलती थी, वो अपने इलाके के गरीबों की मदद भी करती थी। अगर किसी की बेटी की शादी है और पैसे नहीं है तो जेनाबाई पैसे देती। अगर किसी को पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है तो जेनाबाई अपने कनेक्शन से उसे छुड़वाती। कामाठीपुरा में रहने वाले गरीब लोग उसे मां कहकर बुलाते थे। उनके लिए जेनाबाई कोई अपराधी नहीं थी, वो उनकी रक्षक थी। इसी वजह से जब भी पुलिस जेनाबाई को पकड़ने आती तो पूरी गली के लोग उसे छुपा देते। कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था। जेनाबाई ने समझ लिया था कि अंडरवर्ल्ड में टिके रहने के लिए सिर्फ खौफ काफी नहीं है, लोगों का प्यार और सम्मान भी जरूरी है। 1965 आते आते जेनाबाई दारू वाली मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक जाना माना नाम बन चुकी थी। उसकी कमाई लाखों में थी। उसके पास अब कई मकान थे, गाड़ियां थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़े बड़े गैंगस्टर भी उसका सम्मान करते थे। हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार जैसे डॉन भी जेनाबाई को इज्जत की नजर से देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये औरत किसी से कम नहीं है। लेकिन जेनाबाई का सबसे बड़ा हथियार था उसका दिमाग। वो कभी बेवजह किसी से लड़ाई नहीं करती थी। वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती थी। अगर कोई उसके धंधे में रोड़ा बनता तो वो चुपचाप पुलिस को टिप देती और पुलिस उस बंदे को पकड़ लेती। इस तरह उसके हाथ साफ रहते और काम भी हो जाता। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। 1970 के दशक में मुंबई पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई शुरू की। कई भट्टियां तोड़ी गईं, कई लोग गिरफ्तार हुए। जीनाबाई पर भी दबाव बढ़ने लगा। उसकी कई भट्टियां पुलिस ने बंद करवा दी, उस पर कई केस दर्ज हुए।
लेकिन जीनाबाई ने हार नहीं मानी। उसने अपना धंधा और भी चालाकी से चलाना शुरू किया। अब वो खुद भट्टियां नहीं चलाती थी, बल्कि दूसरों को पैसा देकर चलवाती थी। अगर पुलिस पकड़ती तो वो लोग फंसते, जीनाबाई बच जाती। इस तरह कई सालों तक उसने अपना धंधा चलाया। 1980 के दशक में जीनाबाई की उम्र 50 के पार हो चुकी थी। अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। नई पीढ़ी के गैंगस्टर आ चुके थे, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और भी कई। ये लोग पुराने अंडरवर्ल्ड के उसूलों पर नहीं चलते थे, ये खून खराबे पर यकीन करते थे। जीनाबाई को लगने लगा कि अब उसका वक्त खत्म हो रहा है। उसने धीरे धीरे अपना धंधा छोटा करना शुरू कर दिया। अपनी कमाई से उसने कामाठी पुला में कई झोपड़ियां खरीदी, गरीब लोगों को किराए पर दे दी। उनसे ही उसकी जिंदगी चलने लगी। साल 1992 मुंबई में दंगे भड़क उठे। पूरा शहर आग में झुलस रहा था। कामाठीपुरा भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी अफरा तफरी के दौरान एक रात जीनाबाई दारूवाली को किसी ने चुपचाप मार दिया। किसने मारा, क्यों मारा, ये आज तक साफ नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि किसी पुराने दुश्मन ने बदला लिया। कुछ कहते हैं कि दंगों की अफरा तफरी में कोई लूटपाट के दौरान उसे मार गया। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। जीनाबाई की मौत के साथ ही एक युग खत्म हो गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड की पहली और आखिरी महिला डॉन हमेशा के लिए चली गई। जीनाबाई दारूवाली की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो गरीब लड़कियों को मजबूरी में अंधेरे में धकेल देता है। ये कहानी है उस औरत की जो शिकार बनने की बजाय शिकारी बनने का फैसला करती है। जीनाबाई ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई जहां औरतों के लिए सिर्फ दो रास्ते थे, या तो गुलाम बनो या फिर मालकिन। जीनाबाई ने मालकिन बनना चुना और अपनी शर्तों पर जी। आज भले ही उसे कोई याद न करे, लेकिन कामाठीपुरा की पुरानी गलियां आज भी उस औरत की कहानी सुनाती हैं जिसने पूरे मर्दों के अंडरवर्ल्ड में अपना लोहा मनवाया था। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जीनाबाई सही थी या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।